सो ये मैट्रिक्स आपके सामने है, जल्दी से आप इसका ऑर्डर बता दो, ठीक है, फटाफट इसका ऑर्डर बताना है आप लोगों को। तो आप कहेंगे देखो मैम ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम, ठीक है, रोज क्रॉस कॉलम। तो इसमें कितनी रोज है, रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। बना के देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब रोज तो इसमें 3 है। यहाँ पे लिखोगे क्रॉस, कितने कॉलम है, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम बना सकते हैं, यानी कि 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज रोज, जितने वर्टिकल कॉलम्स, जितनी वर्टिकल लाइन दे आर कॉलम। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम गिव्स यू ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 4 वर्टिकल लाइन्स आप बना सकते हो। सो 3 क्रॉस 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 12 एलिमेंट्स हैं, चाहे तो काउंट कर लो, चाहो तो ऑर्डर को वास्तविक में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 12 होता है, तो 12 इसमें एलिमेंट है। अब आपको बताना है A13, A22 और A31 पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट बैठे हैं, यानी इस एड्रेस पे जाओ और बताओ किसने आपका वेलकम किया। तो मैंने कहा ठीक है जी, A13 का मतलब क्या है, पहला सबस्क्रिप्ट रो बताता है, दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम बताता है। सो 1 मतलब फर्स्ट रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे कौन बैठा है, 5, तो A13 पे क्या आएगा, 5 आएगा। चलिए जी A22 बताइए, A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब क्या आया, 6 आया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है A31, बताइए जरा A31 पे क्या है, A31 का मतलब है थर्ड रो, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट कॉलम यानी कि -1। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आप गए तो आपको ये एलिमेंट्स मिलते हैं। फिर ये हमसे कह रहे हैं द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट्स बैठे हैं इनका सम बता दो, मतलब बस प्लस करना है आपको। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरी फर्स्ट रो है, आओ ऐड कर देते हैं। सो -1 +2 +5 +√3, तो कितना आ रहा है ये, -1 +2 1, 1 + 5 6, 6 +√3 इसका सम आ रहा है। और इसके साथ हमने छोटा सा क्वेश्चन फिनिश कर दिया, ठीक है। तो जितना कंसेप्ट सीखा था उस कंसेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस देखे। अब है आपका अगला सवाल, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं क्या बताऊं। सबसे पहले, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट रखे हैं, बताइए उसके क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है ना, मैं जानती हूं एलिमेंट और ऑर्डर के बीच का रिलेशन क्या है। जो भी ऑर्डर है उसका वास्तविक मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज एलिमेंट। मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं। अब ये सोचो कि जो 8 है, ऐसे कौन से दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मुझे 8 दे देता है, एंड दैट विल बिकम माई पॉसिबल ऑर्डर्स, राइट। तो आप कहेंगे मैम 1 × 8 ले लीजिए, मैम 2 × 4 ले लो, है ना, 2 4 = 8, 4 × 2 ले लो, 8 × 1 ले लो। तो ये ही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उन मैट्रिसेस का जिनमें 8 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट रो मतलब 1 रो 8 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, 8 रोज 1 कॉलम, ठीक है। सो ये जो मेरे हैं पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ऑर्डर का वास्तविक मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू एलिमेंट। हमारे पास है 8 एलिमेंट, हमको सोचना है ऐसे कौन से दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट मुझे 8 मिल जाएगा। तो मैं लिख दूंगी 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई है। तो यही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही पॉपुलर पैटर्न का क्वेश्चन है, आई होप ये क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं, कंस्ट्रक्ट करना है, बेसिकली ये एड्रेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कीजिए 3 × 2 मैट्रिक्स। कोई मुझे बताएगा इसमें कितनी रोज बनने वाली हैं। 3 × 2 है यानी कि 3 रोज 2 कॉलम होगा, ओके। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बनानी है और उसके एलिमेंट इस रूल से गिवन होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सुनो एक काम करो, लेट वो 3 × 2 मैट्रिक्स जो है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल A से। अब हम जानते हैं इनके एड्रेस को भर देते हैं। एड्रेस क्या होगा, A11 A12, है ना, 3 रोज 2 कॉलम होना चाहिए, A21 A22 A31
A32। लो जी, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, तो जो भी मेरी मैट्रिक्स बनेगी उसके एड्रेस मैंने यहाँ पे भर दिए। अब मुझे बताना है कि A11, A12, 21, 22, 31, 32 इन पोजीशंस पे कौन से एलिमेंट आएंगे। तो उसके लिए वो बैठा है रूल। रूल क्या कहता है आपसे कि जो Aij है दैट इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ I माइनस 3j। तो मैंने कहा ठीक है, लो भाई A11 निकाल लेते हैं, I और J की जगह पे 1 1 रखो, तो आपको A11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा वो पता चल जाएगा। तो आपने यहाँ पे 1 1 रखा, सो दिस इज हाफ 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 क्या होता है? -2। मॉड क्या करता है? हर चीज को पॉजिटिव करता है, यानी 2/2, दैट मीन्स इट इज 1। फिर चलिए A12 पे, A12 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे दिस इज हाफ, ये I होगा मतलब 1, J क्या है 2 यानी कि 6। 1 माइनस 6 माइनस 5, मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा, तो ये आएगा 5/2। फिर आ जाइए A21 पे, सो A21 क्या होगा? हाफ मॉड I है आपका 2 माइनस 3, J क्या है 1, तो 3 इंटू 1 इज 1, 3 ओनली। 2 माइनस 3 -1 का मॉड प्लस 1, सो दिस इज हाफ। इसके बाद इसी तरीके से आप लोग A22 निकालेंगे, यहाँ पे लिखोगे हाफ, I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, 3 2 ज़ा 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, मॉड करता है पॉजिटिव यानी कि 4, 4/2 मतलब कि 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब चलिए A31 के पास, सो दिस इज हाफ 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 होगा ना, ये I है, J आपका 1 है, 3 इंटू 1 इज 3, 3 माइनस 3 शून्य हो गया, 0 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स यू 0। इसके बाद लास्ट एलिमेंट A32 के पास, सो दिस इज हाफ मॉड 3 माइनस 6, चेक कर लो, ये I है वो रहा J, I की जगह पे 3 रखा, J की जगह पे 2 रखा, सो 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 माइनस 6 माइनस 3, मॉड पॉजिटिव तो 3/2, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 3/2 मिल गया। सो इस एड्रेस से आपने खेला, आपने हर एक पोजीशन के एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया। अब जाके अपनी मैट्रिक्स ए में सारे एलिमेंट्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस इज 1 5/2, फिर है आपके पास हाफ, देन वी हैव 2 0 3/2, तो ये बन गई आपकी 3x2 की एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इस पैटर्न के क्वेश्चंस हाईली 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 इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2x3 मैट्राइसेस विद ईच एंट्री 0 और 1। आपको बताना है कि कितनी मैट्राइसेस बन सकती है जहां पे एंट्री 0 और 1 होगी और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 होना चाहिए। इस पे लगाओ स्टार और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2x3 मैट्राइसेस। इनने मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है विद ईच एंट्री 0 और 1। ऐसी कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो जिसका ऑर्डर 2x3 होगा और ईच एंट्री 0 और 1 हो। तो मैंने कहा ठीक है, 2x3 का मैट्रिक्स है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आते हैं, ये इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन भी जो मैंने लिया, मतलब जो भी मैं पैटर्न के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में देखोगे इन्हीं पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे इन चैप्टर में से, और क्या ही पूछेंगे। ठीक है, चलो। सो 2x3 इसका ऑर्डर होना चाहिए, और जो भी आप एंट्री करोगे ना एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स आपके 0 या 1 ही होने चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, वास्तविक में अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूं तो कितना आएगा? 6। और जब ऑर्डर को आप रियलिटी में मल्टीप्लाई करते हो, दैट गिव्स यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी इस 2x3 मैट्रिक्स में मेरे पास कितने एलिमेंट आएंगे? मेरे पास 6 एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 रोज हो गए और 3 कॉलम हो गए, 6 एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूं कि 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, टोटल 6 एलिमेंट मेरे पास आएंगे। अब इन एलिमेंट को मैं फिल किससे कर सकती हूँ? इन एलिमेंट को फिल या तो मैं 0 से कर सकती हूँ या तो 1 से। तो 0 या 1, तो 0 या 1 से ही आप इनकी एंट्री कर सकते हो। मतलब हर एक पोजीशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? हर एक पोजीशन के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। हर एक पोजीशन के लिए मेरे पास हाउ मेनी ऑप्शंस? 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ईच एलिमेंट। इसका मतलब हो गया कि 6 पोजीशंस हैं।
6 पोजीशंस हैं और हर पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी मैट्रिक्स बना सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 6 और अगर मैं गलत नहीं हूँ सो इट इज 64। तो 64 टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस आर पॉसिबल जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो और जिसमें एंट्री क्या हो 0 या 1। आप खुद बना के देखो ना, हो सकता है एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 या फिर हो सकता है 0 1 0 1 0 0। तो ऐसे कब तक बैठ के बनाओगे? तो हमने कहा ठीक है ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, आई हैव 6 प्लेसेस टू फिल और उन 6 प्लेसेस में 2 ऑप्शंस हैं। हर एक ऑप्शंस को 2 तरीके से फिल कर सकते हो। तो 6 पोजीशन है, हर 6 पोजीशन को 2 तरीके से फिल कर सकते हो, या तो 0 या तो 1। तो मैंने पूरा अरेंजमेंट चेक किया, टोटल कितना आ रहा है मेरे पास 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 दैट मीन्स 64 मैट्राइसेस बन सकती हैं जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो और एंट्री 0 या 1 हो। तो ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपके एमसीक्यू में पूछ लेंगे, जहां तक है ना एमसीक्यू में ही पूछेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कैसे? इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, जो भी ऑर्डर गिवन है उसका रियलिटी में आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना। मल्टीप्लिकेशन करके आपको पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स आएंगे, उतने आप यहाँ पे डैश बना देना। फिर इन्हें बताया है कि हर पोजीशन को आप कैसे फिल कर सकते हो। तो हर पोजीशन को आप 2 ही तरीके से फिल कर सकते हो, या तो 0 या तो 1। मतलब फॉर ईच पोजीशन आई हैव 2 ऑप्शंस। तो 6 प्लेसेस पे 2 2 2 लिख देना। तो इसे सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा कितनी मैट्राइसेस आर पॉसिबल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये पैटर्न समझ गए, कुछ भी सॉल्व कर दोगे। चलिए जी आगे चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज इफ ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बताओ इसका क्या आंसर है। और जहां तक है ना, शायद ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, या तो सैंपल पेपर में आया था या तो किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, बताओ a + b - c + 2d किसके बराबर होगा। ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या कहती है कि 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है, जब उनके ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यस डेफिनेटली इन दोनों के ऑर्डर सेम है। क्या ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2। मैम 2 रोज है 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, 2 रोज है 2 कॉलम है। चलिए ठीक है, ऑर्डर तो सेम है। अब क्योंकि इक्वालिटी का साइन बना है यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। इसका मतलब इस एलिमेंट को आप इससे इक्वेट करोगे तो ये बनेगा 2a + b = 4। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये लिखा है 2a + b और ये लिखा है 4। सिंस दीज 2 मैट्राइसेस आर इक्वल दैट मीन्स ये इक्वल होंगे। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा y। अगर मान लो इसका एड्रेस a12 है तो इसका एड्रेस क्या है b12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यही होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी ये दोनों भी आपस में कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। इसके बाद आप पकड़ेंगे इस एलिमेंट को और इसको इससे इक्वेट करेंगे क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग वही है। तो आप लिखेंगे दिस इज 5c - d = 11 और इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू 24। तो आप लिखेंगे 4c + 3d = 24। चेक कर लो एक बार, 2a + b = 4, a - 2b = -3, 5c - d = 11, 4c + 3d = 24। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स, सॉल्व कौन करेगा। 2 इक्वेशंस है, 2 अननोन्स है, सॉल्व करेगा कौन, डेफिनेटली आप सॉल्व करेंगे। कैसे, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो एलिमिनेशन मेथड को लगाएं, a और b को फाइंड करें। सिमिलरली 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स, सॉल्व करेंगे आप कैसे, एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोग चिल्ला के कह रहे हो मैम आप ही सॉल्व कर दो, चलो ठीक है आ जाओ। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सुनो, एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 4a + 2b = 8, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो पूरा मल्टीप्लाई होता है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। सो 2 2 4a + 2b, 4 2 8, दिस इज a - 2b = -3। क्या हो रहा है, ये उड़ रहा है। तो उड़ता है तो जाने दो इसको, 2b - 2b गया, 4a + a कितना हो जाएगा 5a, 8 - 3 5 ही होता है ना। तो a कितना आ गया 1 आ गया, a 1 आ गया, यहाँ पे रख दो, आपको b पता चल जाएगा। चलो रख देते हैं, तो 1 रखा, 1 - 2b = -3। ये 1 को उठा के यहाँ लेके आ गए,
-3 -1 क्या होता है जी, -4 होता है। नेगेटिव नेगेटिव उड़ गए, 2 को यहाँ पे डिवाइड में लेके चले गए आप, ठीक है। चलो तो ये क्या बन जाएगा 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू 2 आ गई। एलिमिनेशन है, 10th क्लास सबकी फेवरेट क्लास, राइट। चलिए जी, a और b मिल गया। अगेन 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स सॉल्व करेंगे हम सब मिलके। कैसे, एक काम करो मैम, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है। 3 5 जा 15, 3 इंटू डी 3d, 3 इंटू 11 33। 3d से याद आया, 3d चैप्टर कंप्लीट कर लिया क्लास 12th का, सारे वीडियोस ऑलरेडी बने रखे हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज, तो दोनों ही एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटेड है। ज़रूर उन वीडियोस को देख के अपने 3D चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेना। ओके चलो, अब क्या हो गया यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई किया था ऐसा मिला। अब इसको उठा लो, ये क्या है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ये तो ऑलरेडी जा रहा है तो इन्हें हम रोक नहीं सकते, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 प्लस 4 19c, इनको ऐड करो, 4 3 7, 3 2 5। आई थिंक 19 3 ज़ा 57 होता है, 3 9 ज़ा 27, यस। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। c 3 आ गया तो हम d भी निकाल सकते हैं, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो c की वैल्यू। चलो एक काम करते हैं, यहीं पे रखते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो ये बनेगा 12 प्लस 3d इज इक्वल टू 24, यानी 3d इज इक्वल टू 12, यानी d इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई जी, d की वैल्यू 4 आ गई। a 1 है, b 2 है, c 3 है, d 4 है। वाह, 1 2 3 4 ही आ गया है। चलो जी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन यहाँ पे। सो a है 1 प्लस b है 2, c है 3, d है 4, तो 2 4 ज़ा 8। 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इस तरीके से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगता है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है 100% उनके रोज कॉलम, दैट मीन्स ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं। दैट्स इट। ये क्लियर है। अब ये ना क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है और ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम कुछ एक नई चीज़ समझ जाते हैं। वो नई चीज़ क्या है, देखो ज़रा। पहले तो आप लोग इसका आंसर बता दो। हमने तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, आपने भी कंप्लीट कर लिया, राइट। तो आप इसका आंसर क्या कह रहे हैं, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या आप कह भी रहे हो कि ऐसे ही मैं मन ही मन समझ रही हूँ। हम लोग यही कह रहे हैं, चलो ठीक है। अब इसका आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड क्यों है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। इनने कहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और कमाल की बात क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और आप इसका आंसर दे रहे हो। हाँ चलो आ जाओ। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। आपको बताना है कि ये दो मैट्रिसेस एक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए इक्वल है। तो ठीक है ना मैम, दोनों का ऑर्डर सेम है, एक्स एंड वाई की किस वैल्यू के लिए मैट्रिसेस इक्वल है, यानी चलो इन्हें इक्वेट करते हैं और मैम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इक्वालिटी का साइन बनाएंगे ना, तो कैसे इक्वेट करेंगे हम इसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वेटेड, यानी कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करता है कि x की वैल्यू -7/3 आ रही है। चेक करो, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करते हैं अपन। तो मैंने इसको इससे इक्वेट किया, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -7/3। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन y की वैल्यू निकालने चलते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये बैठा है, यानी 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है 5 प्लस 2, दैट मीन्स 7। मैम y तो 7 मिल रहा है, ठीक है, तो मैम हो तो गया। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, पर मैम ऐसे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, x की वैल्यू -7/3 नहीं है। तो ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मेरे पास x के लिए ये वाला एक्सप्रेशन भी है। तो मैम इसके करस्पॉन्डिंग 4 होगा, चलो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। मैंने आपकी बात सुन ली, आपने कहा 2 - 3x इक्वल टू 4, यानी कि -3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू -2/3। मैम ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग x की वैल्यू -2/3, y की वैल्यू 7। मैम ये रहा आपका आंसर, ठीक।
मैं कहूँगी नहीं, अभी तो आप चिल्ला के कह रहे थे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, लेकिन मैम देखो ना x की वैल्यू -2/3 है और y की वैल्यू 7 है, गिवन तो है ऑप्शन सी। क्या समस्या है? समस्या है, क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक ही आपका क्वेश्चन है। अच्छा एक काम करो, बताती हूँ समस्या, उससे पहले इनको भी आप इक्वेट कर लो। मैट्रिक्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर इक्वल, दैट मीन्स आप लोग y + 1 = 8 करोगे, मतलब y की वैल्यू 7 कह दोगे। y तो 7 आ रहा है मैम, कोई टेंशन नहीं है, देखो ना y 7 आ रहा है, x -2/3 है, तो मैम ये ऑप्शन सी सही है। मैं कहूँगी नहीं नहीं नहीं, आपका ऑप्शन सी सही जवाब नहीं है। अब इसका आप रीज़न समझें। जितने भी बच्चे कह रहे थे कि इसका आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, और ऐसा क्यों कह रहे हो ये सुनो। सेम क्वेश्चन है, ओके, वहां पे जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो x की वैल्यू कुछ मिल रही है, जब इसको इक्वेट किया तो x की वैल्यू कुछ मिल रही है। सेम मैट्रिक्स, दे आर इक्वल, डिफरेंट पोजीशन पे x है और डिफरेंट पोजीशन पे मुझे डिफरेंट x मिल रहा है, लेकिन x तो एक ही वेरिएबल है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक क्वेश्चन में अगर x हमने यूज किया है तो कहीं पे भी वो यूज हो, किसी भी पोजीशन पे वो लिखा हो, हर पोजीशन पे इक्वेट करने पे x की सेम वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे हमने इक्वेट किया हमारे x को, वो तो डिफरेंट आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो हम कह देंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये आप याद रखिएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है और अगर ये समान है, मान लो यहाँ k लिखा है, यहाँ k लिखा है, यहाँ k लिखा है, यहाँ k लिखा है, तो जब आप k को इस पोजीशन से इक्वेट करो तब भी सेम आंसर आना चाहिए, अगर आप k को इस पोजीशन पे इक्वेट करो तब भी सेम आना चाहिए। सेम k को यहाँ इक्वेट करो या यहाँ पे इक्वेट करो, हर पोजीशन पे k की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो याद रख लेना, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाले जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये यहीं पे खेलते हैं आपके साथ। तो जब भी आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कर रहे हो, अगर मान लो k की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करना है, तो वो आपका k या x मैट्रिक्स की जिस जिस पोजीशन पे लिखा है उन सभी पोजीशन को आप इक्वेट करेंगे, पूरे तरीके से मेक श्योर करेंगे कि हर पोजीशन पे सेम आ रहा है, तभी जाके आंसर कहोगे। मान लो किसी पोजीशन पे कुछ आ रहा है, किसी पोजीशन पे k की वैल्यू कुछ और आ रही है, तो आप कहोगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करा दिया है।